हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सिनाल 307 गाइस। आज की हमारी म्यूज़िक की क्लास का होने जा रहा है लेसन 3। लेसन 3 अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं म्यूज़िक के लिए, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही म्यूज़िक को पढ़ना और सीखना शुरू किया है। और वैसे भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो लोग म्यूज़िक सीख रहे हैं, काफ़ी टाइम से सीखते आ रहे हैं, उनके लिए भी एक रिवीजन हो जाएगा इस चैप्टर के थ्रू। तो आज के चैप्टर का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा स्वरलिपि पद्धति का। इसका स्वरलिपि पद्धति का स्वरलिपि पद्धति, ये ला है स्वरलिपि पद्धति। इसको इंग्लिश में हम नोटेशन भी बोलते हैं, नोटेशन मेथड। तो ये जो हमारा स्वरलिपि पद्धति है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में पूरे म्यूज़िक जो हमारा यूज़ किया जाता है उसको आप कह सकते हो कि दो तरीके की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? दो तरीके की कैटेगरीज में। तो वो दो कैटेगरीज हम देख लेते हैं। तो जो हमारी पहली कैटेगरी है वो है हमारी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। हिंदुस्तानी स्वरलिपि पद्धति। और जो दूसरी हमारी कैटेगरी है ये कहलाती है हमारी कर्नाटक स्वरलिपि पद्धति। कर्नाटक स्वरलिपि पद्धति। तो जो हमारे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में जो हमारा म्यूजिक यूज किया जाता है वो हमारा इन्हीं दो स्वरलिपि पद्धतियों में, इन्हीं दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब नोटिस करने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर आप केवल इनके नाम देखें तो आपको एक आइडिया लगेगा। जैसे अगर हम इसका रेफरेंस लेते हैं, कर्नाटक स्वरलिपि पद्धति। कर्नाटक जो हमारा स्टेट है वो इंडिया के कौन से साइड में है? वो हमारे इंडिया के साउथ साइड का एक स्टेट है। तो इसका सीधा सीधा ये पॉइंट जाता है कि ये वाली जो मेथड है ये हमारा इंडिया के साउथ एरिया में यूज़ हो रहा है, या कह सकते हो आप साउथ इंडिया के स्टेट्स में ये वाला मेथड यूज़ होता है, जिसमें हमारा कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये सारे एरिया आ जाते हैं। अब ये वाला जो हमारा कैटेगरी है हिंदुस्तानी स्वरलिपि पद्धति, ये हमारा नॉर्थ इंडिया में यूज़ होता है। ये हमारा बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये पूरा नॉर्थ इंडिया को कवर करता है। ठीक है, तो हम अपने इस टॉपिक में, मतलब आज के हमारे इस चैप्टर में हम ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया जो ज़्यादा यूज़ होने वाला कैटेगरी है वो ये है हिंदुस्तानी स्वरलिपि पद्धति। होता कर्नाटक स्वरलिपि पद्धति भी यूज़ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम अपने आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन जो यहाँ यूज़ होता है नॉर्थ इंडिया में, तो वो होता है ये हिंदुस्तानी स्वरलिपि पद्धति। तो आज हम इसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, इसके सारे सिंबल्स यूज़ करेंगे। फिर आने वाले एक चैप्टर में मैं इन दोनों कैटेगरीज के ऊपर एक कंपैरिजन का वीडियो, एक क्लास ज़रूर बनाऊंगा। तो उसमें जब हम कंपैरिजन करेंगे दोनों में, तब हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के फिलहाल हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, हिंदुस्तानी स्वरलिपि पद्धति। ये हमारे आज का टॉपिक है मेन। अब ऑल ओवर स्वरलिपि पद्धति को दो कैटेगरी में बांटा गया, हिंदुस्तानी स्वरलिपि पद्धति और कर्नाटक स्वरलिपि पद्धति। अब ये जो हिंदुस्तानी स्वरलिपि पद्धति है इसके भी तीन पार्ट हैं, सॉरी इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है इसका क्लासिकल म्यूजिक, मतलब शास्त्रीय संगीत। एक तो इसका पार्ट आ गया क्लासिकल म्यूजिक, दूसरा इसका पार्ट आ गया हमारा लाइट म्यूजिक। क्या पार्ट आ गया? लाइट म्यूजिक।
हम लाइट म्यूजिक को हिंदी में कहते हैं सरल संगीत या सुगम संगीत। डिफरेंस दोनों में बस इतना है कि जब हम शास्त्रीय संगीत पढ़ते या सीखते हैं तो इसके बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं, हमें वो सब फॉलो करने होते हैं। और जब हम सुगम संगीत यानी कि लाइट म्यूजिक पढ़ते या सीखते हैं तो इसमें बेसिकली उतने ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस हमको फॉलो नहीं करने होते हैं जितना हमें क्लासिकल में करने होते हैं। अब क्लासिकल के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है हमारा संगीत शास्त्र। संगीत शास्त्र, अब आप बिल्कुल इसके नाम से एक रेफरेंस ले सकते हैं कि ये शास्त्र है, मतलब इसमें हम सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक की थ्योरी को पढ़ेंगे। जो भी क्लासिकल म्यूजिक की थ्योरी हो गई, जब हम राग सीखेंगे आने वाले लेसन्स में, ताले सीखेंगे, बंदिशें सीखेंगे, ध्रुपद, धमार, गायन शैलियाँ, ये सारी चीज़ें जब हम सीखेंगे तो वो हमारा संगीत शास्त्र के अंदर आता है। मतलब जब हम म्यूज़िक का कोई थ्योरी सीखेंगे क्लासिकल म्यूज़िक का तो वो संगीत शास्त्र के अंदर आता है। दूसरा इसका पार्ट है हमारा क्रियात्मक संगीत। क्रियात्मक संगीत, क्रियात्मक संगीत को इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिकल या डेमोन्स्ट्रेशन। भाई देखो, म्यूज़िक एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी आर्ट है, आर्ट चाहे कोई सी भी हो, जब तक आप उसको पढ़ रहे हैं, किताबों ज्ञान ले रहे हैं, उससे उसका कोई फ़ायदा नहीं। आपने जो सीखा आप उसको किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं पब्लिक में, कैसे आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं, तभी उस आर्ट को सीखने का कुछ फ़ायदा है, कुछ उसका मज़ा है। तो म्यूज़िक में भी यही है, जो हम म्यूज़िक की थ्योरी को पढ़ते हैं वही हमें उसका प्रैक्टिकल करना है। जब हम राग सीखेंगे तो पहले हम राग की थ्योरी पढ़ेंगे, राग क्या है, कौन से राग हैं, उसमें कौन से सुर इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या उसकी स्पेशलिटी है, क्या उसकी क्वालिटी है। फिर अब हमने ये तो पढ़ लिया, अब हमें उसको परफॉर्म करना है। तो परफॉर्मेंस का जो भी पार्ट होता है वो आता है हमारा क्रियात्मक संगीत, ये कहलाता है हमारा प्रैक्टिकल। अब लाइट म्यूज़िक जो है हमारा, ये हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। लाइट म्यूज़िक के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। इसका पहला पार्ट है हमारा फिल्मी गाने, जिसे कहते हैं फिल्मी सॉन्ग्स। जितने भी हमारे फिल्मों में गाने इस्तेमाल होते हैं वो लाइट म्यूज़िक का पार्ट है। फिल्मों में भी हमारे सूफी सॉन्ग्स होते हैं, क्लासिकल सॉन्ग फिल्मों में नहीं होते। फिल्मों में हमारे सूफी होते हैं, सेमी क्लासिकल होता है, या फिर तो भाई हिप हॉप का कल्चर है, तो इस तरीके के गानों को फिल्मी सॉन्ग्स बोला जाता है। तो लाइट म्यूज़िक का एक पार्ट है फिल्मी सॉन्ग। दूसरा इसका कैटेगरी आता है हमारा भक्ति सॉन्ग। भक्ति सॉन्ग्स, अब भक्ति सॉन्ग मतलब ये जितने भी हमारे भजन हैं, छंद हैं, चौपाई हैं, कीर्तन है, ये सब हमारे भक्ति सॉन्ग में आते हैं। जो ईश्वर की आराधना के लिए गाए या बजाए जाते हैं वो सब हमारे भक्ति सॉन्ग कहलाते हैं। तो भक्ति सॉन्ग भी हमारा लाइट म्यूज़िक का ही एक पार्ट है। तीसरा इसमें हमारा कैटेगरी आता है फोक सॉन्ग। फोक सॉन्ग जिसे लोकगीत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोक। अब लोकगीत का एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो हमारे सबके यहाँ शादियाँ हुई हैं, हम सब ने देखी हैं, अपने चाचा, बुआ, मामा, फूफा, किसी ना किसी की शादी देखी है। तो शादियों में एक रिचुअल होता है महिला संगीत का। अब वो जो महिला संगीत का रिचुअल है उसमें कौन से गाने गाए जाते हैं, वो जो गाने होते हैं महिला संगीत के वो कहलाते हैं हमारे फोक सॉन्ग, लोकगीत। ये तो रहा भाई शादियों का। इसी तरीके से हमारे हिंदू कल्चर में बहुत सारे ऐसे लोकगीत हैं जो अलग अलग टाइम पीरियड पे गाए जाते हैं। जैसे बच्चे के जन्म पर अलग गीत गाए जाते हैं, शादी होने पर अलग गीत गाए जाते हैं। और अगर आप रूरल एरियाज़ में जाएं, गाँव में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे जो किसान हैं, जो खेती करते हैं, वो अपनी फसल को बचाने के लिए, अगर मान लीजिए उन्होंने कोई ऐसी फसल लगाई है जिसको बारिश से नुकसान है, तो बारिश रोकने के लिए भी गीत गाते हैं।
ऐसी खेती की है किसी ऐसी चीज़ की जिसके लिए बारिश करवाना बहुत ज़रूरी है, सूखे की चपेट से बचाना है, तो उसके लिए भी लोकगीत गाए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे आप सभी के लिए कि एक ऐसा राग है जिसको गा के बारिश होती है या जो बारिश के मौसम में गाया जाता है, वो राग अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए खैर छोड़िए, कमेंट मत कीजिए, आपको मैं ही बता देता हूँ। जो हमारा मल्हार अंग है, फिर चाहे हमारा गौड़ मल्हार हो मियाँ मल्हार हो, ये दोनों जो हमारे मल्हार हैं ये मौसमी राग कहलाते हैं, ये बारिश कराने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप कोई भी म्यूज़िक की टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिलहाल यहाँ तक सब क्लियर है कि जो हमारे इंडिया में दो तरीके की स्वरलिपि पद्धति इस्तेमाल होती है, जो पूरा इंडिया का म्यूज़िक हमारी दो कैटेगरीज में बटा है। तो पहला कैटेगरी हमारा ये हिंदुस्तानी स्वरलिपि पद्धति, दूसरा कैटेगरी हमारा कर्नाटक स्वरलिपि पद्धति। इसको आज के टॉपिक में हम इसको डिस्कस डिटेल में पढ़ रहे हैं, उस पर हम आने वाले लेसन में डिटेल में बात करेंगे, वरना फिर ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हिंदुस्तानी स्वरलिपि पद्धति के दो पार्ट होते हैं, एक हमारा क्लासिकल म्यूजिक, एक हमारा लाइट म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक के दो पार्ट हो गए, एक हमारा संगीत शास्त्र, दूसरा हमारा क्रियात्मक संगीत मतलब प्रैक्टिकल। लाइट म्यूजिक के हमारे तीन पार्ट होते हैं, फिल्मी सॉन्ग, भक्ति सॉन्ग और फोक सॉन्ग, लोकगीत। यहाँ तक का सबको क्लियर है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो हमारी हिंदुस्तानी स्वरलिपि पद्धति है ये लिखी है पंडित श्री विष्णु नारायण भातखंडे जी। तो ये जो हमारी हिंदुस्तानी स्वरलिपि पद्धति है ये लिखी गई है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने, ठीक है। तो अब हम जब इसको रेफरेंस देते हैं तो हम इसको हिंदुस्तानी स्वरलिपि पद्धति भी बोल देते हैं, और कहीं कहीं आप ये नाम भी देखोगे जहाँ पे इसको केवल ये भातखंडे जी का ये लास्ट नेम लिया जाता है, तो इसी का दूसरा नाम ये भी है, इसको भातखंडे स्वरलिपि पद्धति भी बोला जाता है। भातखंडे स्वरलिपि पद्धति। तो आप अगर म्यूजिक की रीडिंग करेंगे या अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं म्यूज़िक टीचिंग का या म्यूज़िक से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई एग्ज़ाम, तो आपको ये दो नाम दिखाई दे सकते हैं। हिंदुस्तानी स्वरलिपि में इसको कहीं पर बोला जा सकता है, कहीं पर इसी को भातखंडे स्वरलिपि पद्धति के नाम से भी जाना जा सकता है। उसका रीज़न है कि हिंदुस्तानी स्वरलिपि पद्धति है जो विष्णु नारायण भातखंडे जी ने लिखी है, तो इसलिए विष्णु नारायण भातखंडे जी के ही नाम से स्वरलिपि पद्धति को रेफरेंस दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कर्नाटक स्वरलिपि पद्धति की, तो ये लिखी है, इसको मैं और ऊपर कर देता हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे, तो ये लिखी है श्री विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने। कर्नाटक स्वरलिपि पद्धति किसने लिखी है? श्री विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों के ही जो फर्स्ट नेम है वो सेम है, विष्णु विष्णु दोनों का सेम है। ये विष्णु नारायण भातखंडे हैं, वो विष्णु दिगंबर पलुस्कर है। सेकंड और थर्ड नेम बिल्कुल अलग है। अब जो कर्नाटक संगीत पद्धति है वो पलुस्कर जी के लास्ट नेम से ज़्यादा रेफरेंस की जाती है। पलुस्कर पद्धति भी बोलते हैं या दिगंबर स्वरलिपि पद्धति भी बोलते हैं। तो कहीं कहीं आपको दिगंबर स्वरलिपि पद्धति मिल जाएगा, दिगंबर स्वरलिपि, या कहीं पर आपको पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति मिल जाएगा, पलुस्कर स्वरलिपि। तो जो कर्नाटक की हमारी स्वरलिपि पद्धति है वो आपको कहीं कहीं पे कर्नाटक स्वरलिपि पद्धति के नाम से मिलेगी, कहीं पे आपको दिगंबर स्वरलिपि पद्धति के नाम से मिलेगी, कहीं पे आपको पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति के नाम से मिलेगी।
सिंपल सी चीज़ है कि भाई जो हमारे हिंदुस्तानी स्वरलिपि पद्धति है वो बनाई है श्री विष्णु नारायण भातखंडे जी ने, जिसको हम भातखंडे स्वरलिपि पद्धति बोलते हैं। कर्नाटक की जो स्वरलिपि पद्धति है वो लिखी है श्री विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने, तो उसको हम दिगंबर स्वरलिपि पद्धति भी बोलते हैं, पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है। यहाँ के लिए अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे भातखंडे स्वरलिपि पद्धति को। मैं वैसे करने को कर्नाटक स्वरलिपि पद्धति भी इसी सेम लेसन में डिस्कस कर सकता था, लेकिन वो मैंने इसलिए स्किप किया, फिर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता। तो इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, अब देखो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, सारी चीज़ें एक साथ जान लोगे सीख लोगे तो कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ेगा और कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा। इसलिए हम शुरू करते हैं हिंदुस्तानी स्वरलिपि पद्धति से या फिर भातखंडे स्वरलिपि पद्धति से। तो अब हम बात करने जा रहे हैं भातखंडे स्वरलिपि पद्धति के बारे में। अब यहाँ से आप ये वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सारी चीज़ें हैं जो हमें आने वाले लेसन्स में हेल्प करेंगी। क्योंकि आज मैं आपको सारे सिंबल्स बता दूंगा, तो फिर जब हम कल से हमारे आगे के लेसन स्टार्ट करेंगे उसमें वो सारे सिंबल्स का ही यूज़ होगा। ठीक है, तो जो अब तक हमारी 3 क्लासेस हुए, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और या थर्ड क्लास, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है। ये क्लियर हो जाएगा, आपको आगे की सारी क्लासेस समझ में आने लगेंगी। अब जैसा कि मैंने फर्स्ट और सेकंड दोनों लेसन्स में बताया था कि शुद्ध स्वर के लिए क्या साइन होते हैं, कोमल स्वर के लिए क्या साइन होते हैं। अगर आपने मिस करे वो वीडियो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से जाकर वो दोनों वीडियोस चेक कीजिएगा। उसके बाद आप ये वाला लेसन 3 देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप हमको पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम एक स्टेप छोड़ दिया सीधा तीसरा स्टेप पढ़ रहे हैं, या पहला छोड़ दिया दूसरा पढ़ रहे हैं फिर तीसरा पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए आप शुरू करते हैं। भातखंडे स्वरलिपि पद्धति होती क्या है ये जान लेते हैं। स्वरलिपि पद्धति बेसिकली क्या है कि जो भी हमारे स्वरों के लिए, नोटेशन के लिए जो भी हम सिंबल्स यूज़ करते हैं वो सब इसमें मेंशन है। ठीक है, तो अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ ताकि जो हमारे आगे के लेसन जब हम पढ़ें, राग पढ़ें, ताल पढ़ें, सप्तक पढ़ें, तो उनको समझने में आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहे। तो देखिए, जो हमारे शुद्ध स्वर होते हैं, स्ट्रेट नोट्स, शुद्ध स्वर, उनके लिए हमारा कोई भी चिन्ह नहीं होता है, कोई भी चिन्ह नहीं होता है। एग्जाम्पल के बेस पे अगर मान लीजिए हम कोई स्ट्रेट नोट लगा रहे हैं गा, या मान लीजिए लगा रहे हैं माँ और माँ के बाद लगा रहे हैं पा, तो हम इसमें किसी भी तरीके का कोई सिंबल यूज नहीं कर रहे हैं, एज इट इज माँ और पा लिखेंगे। वही अगर हम कोमल स्वर लिखते हैं, ये मैंने आपको लेसन 1 में भी बताया था, लेसन 2 तो पूरा स्वरों के ही ऊपर था, तो आप ये फर्स्ट और सेकंड लेसन ज़रूर देखिएगा, तभी आपको एक क्लैरिटी मिलती चलेगी। अब कोमल स्वरों के लिए क्या है कि कोमल स्वरों के लिए स्वर के नीचे, स्वर के नीचे पड़ी पाई, पड़ी पाई लगाते हैं। पड़ी पाई क्या होता है कि मान लीजिए हमें लिखना है कोमल गा, तो हम गा लिखेंगे, और ये कोमल है कि शुद्ध है इसकी पहचान के लिए हम इसके नीचे ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन हमारी कहलाती है पड़ी पाई। ये मैंने आपको लेसन 2 में भी बताया था। अब हमारे जो कोमल स्वर है वो भी मैंने आपको लेसन 2 में बताया था, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। हमारे 4 कोमल स्वर हैं, 7 हमारे शुद्ध स्वर है, 4 हमारे कोमल स्वर है, 1 हमारा तीव्र स्वर है। तो ये जो कोमल स्वर का जो साइन है वो होता है ये पड़ी पाई, इसको कहते हैं पड़ी पाई। जो ऐसी ये एक लाइन होती है ये कहलाती है म्यूजिक की लैंग्वेज में पड़ी पाई। अब बात करते हैं तीव्र स्वर की। तीव्र स्वर, तीव्र स्वर के लिए स्वर के
ऊपर खड़ी पाई, खड़ी पाई। अब देखो ये कहीं ना कहीं आपको नाम कुछ अजीब से लग रहे होंगे कि यार ये कैसा नाम हो गया, पड़ी पाई, खड़ी पाई। अगर आप इसके पीछे का लॉजिक समझें तो इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक है कि जैसा मैंने बताया था कि कोमल स्वर वो स्वर होते हैं जो हमारे शुद्ध स्वर से एक स्टेप पीछे होती हैं, ठीक है, एक स्टेप पीछे कह सकते हैं, एक स्टेप नीचे कह सकते हैं। तो अब कोई चीज़ नीचे है, उसको रेफरेंस देने के लिए उस स्वर के नीचे लाइन खींची गई है, तो ये हमारा कोमल स्वर बन गया। अब हमारा जो हाई नोट है वो है हमारा मा तीव्र। 7 स्वरों में हमारा एक ही स्वर ऐसा है जो कि तीव्र है, वो है मा तीव्र। तो जब हम मा लिखते हैं और तीव्र मा लिखते हैं तो हम मा तीव्र के ऊपर इस तरीके का एक सीधा लाइन खींचते हैं, ये हमारा कहलाता है खड़ी पाई। ये बड़ी पाई, ये खड़ी पाई। अब देखो कितना सिंपल स्वर लिपि पद्धति को डिजाइन किया गया है। जो स्वर हमारा मूल स्वर से नीचे है उस स्वर के नीचे फ्लैट लाइन लगी है, और जो स्वर हमारा तीव्र है मूल स्वर से ऊपर है तो उस स्वर के ऊपर खड़ी पाई कि भाई इसको ऊंचा ही करना है, नीचा नहीं करना है, और इसको नीचा ही करना है, इसको ऊपर नहीं करना है। तो इतना सिंपल और इजी सिंपल लैंग्वेज में है खड़ी पाई, बड़ी पाई। ये फनी नाम आपको लग सकते हैं लेकिन है नहीं, समझाने की नज़रिए से काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है। यही वो लैंग्वेज है जो आपको बुक्स में मिलेगी, इससे ज़्यादा सिंपल है कुछ नहीं हो सकता इसमें। अब बात कर लेते हैं हम सप्तक की। सप्तक क्या होता है ये मैं आपको आगे वाले लेसन में बताऊंगा। हमारा नेक्स्ट जो लेसन होगा वो हमारा सप्तक पर ही होगा। सप्तक के साथ हम उसमें ठाक भी क्लियर करेंगे। तो अब सप्तक क्या होता है वो मैं आपको आगे के लेसन में बताऊंगा। फिलहाल सप्तक के लिए जो सिंबल यूज होते हैं वो आप यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले आता है हमारा मध्य सप्तक। मध्य सप्तक, मध्य सप्तक के स्वरों के लिए किसी भी तरीके का कोई चिन्ह यूज नहीं होता, कोई चिन्ह नहीं होता। अगर हम मध्य सप्तक के स्वर लिखते हैं, मध्य सप्तक से मतलब सप्तक को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्टेव। जब मैं आपको हारमोनियम के या कीबोर्ड के लेसन दूंगा उसी में मैं आपका सप्तक भी क्लियर करके चलूँगा, तब आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि मध्य सप्तक क्या होता है, मंद्र सप्तक क्या होता है, तार सप्तक क्या होता है। तो अभी बात कर लेते हैं मध्य सप्तक। मध्य मतलब बीच का ऑक्टेव, तो उसके स्वरों के लिए कोई चिन्ह नहीं होता। मान लीजिए अब हम मध्य सप्तक का कोई स्वर लिख रहे हैं, हमने लिखा सा और लिखा हमने गा, तो इनके लिए किसी भी तरीके का कोई भी चिन्ह नहीं है, ये एज इट इज लिखे जाएंगे। तो ये होगा हमारे मध्य सप्तक के स्वर। फिर आता है हमारा मंद्र सप्तक। मंद्र सप्तक मंद्र का मतलब होता है नीचे या बेस। मध्य सप्तक से जो नीचे का सप्तक होता है वो हमारा मंद्र सप्तक कहलाता है। इसके स्वरों की पहचान के लिए स्वर के नीचे बिंदी लगाई जाती है। स्वर के नीचे बिंदु होता है। पहचान, मान लीजिए माँ लिखा है तो माँ के नीचे एक डॉट आ गया, पा लिखा है तो पा के नीचे एक डॉट आ गया। तो ये जो डॉट है ये हमारा मंद्र सप्तक की पहचान है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये कोमल स्वर है, यह मंद्र सप्तक है। वहाँ सिर्फ एक पर्टिकुलर स्वर की बात हो रही है, यहाँ पूरे ऑक्टेव की बात हो रही है, ठीक है। हमारे 7 स्वरों से मिलकर मतलब अगर हम सारे कोमल, शुद्ध और तीव्र सारे स्वर मिला लें तो हमारे 12 स्वरों से मिलकर एक ऑक्टेव बनता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर स्वर की बात हो रही है, इन तीनों में सिर्फ एक पर्टिकुलर स्वर की बात हो रही है। यहाँ पे हम पूरे ऑक्टेव की बात कर रहे हैं। अब मंद्र सप्तक के बाद आता है तार सप्तक, मतलब हाई ऑक्टेव।
इसमें स्वर के ऊपर बिंदु होता है, स्वर के ऊपर बिंदु। लाइक अगर हम कोई हायर ऑक्टेव का लिखते हैं तो हम उसका ऐसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए गा है तो हम गा के ऊपर एक बिंदी लगा देंगे, पा है तो पा के ऊपर एक बिंदी लगा देंगे। अब ये देखिए कितना इजी और सिंपल लैंग्वेज में इसको स्वर लिपि को डिज़ाइन किया गया है कि भाई जो मंद्र सप्तक का स्वर है, मतलब जो पूरा सप्तक ही नीचे है, उस सप्तक के स्वरों की पहचान के लिए स्वरों के नीचे बिंदु लगा है, और जो पूरा सप्तक ही ऊपर है उसमें स्वरों की पहचान के लिए स्वरों के ऊपर बिंदु लगा है। तो इससे ज़्यादा और सिंपल कुछ नहीं हो सकता। ये आपको पूरी मैं अभी सिर्फ बुक की लैंग्वेज बता रहा हूँ, इसमें मैंने अपना एक वर्ड यूज़ नहीं किया है, सारी लैंग्वेज ये बुक की है। अब बुक्स में इतना सिंपल तो इसमें बुक्स में लिखा है, इसको समझना पता नहीं क्यों लोगों को टफ लगता है कि यार कंफ्यूज हो जाता है कि भाई शुद्ध स्वर भी सेम है, मध्य सप्तक भी सेम है, अब ये कोमल स्वर है ये मध्य। तो वो चीज़ आपको समझनी है कि यहाँ पे जो हमारी पड़ी पाई है ये एक पर्टिकुलर सुर को दिखा रही है, ये फ्लैट नोट को दिखा रही है, और ये जो हमारा नीचे बिंदु है ये एक पूरे ऑक्टेव की बात हो रही है। यहाँ पूरे 12 के 12 सुर की बात हो रही है, वहाँ एक पर्टिकुलर सुर की बात हो रही है। तीव्र स्वर में केवल एक पर्टिकुलर सुर की बात हो रही है, केवल एक माँ है जो तीव्र है। तार सप्तक में पूरे 12 के 12 सुर, पूरे एक ऑक्टेव की बात हो रही है, जो पूरे के 12 के 12 सुर अपने हायर पॉइंट पर हैं। क्लास जब हम आगे के चैप्टर में बात करेंगे सप्तक, जो मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैं सप्तक पढ़ाऊँगा तो सप्तक हमारे सिर्फ 3 नहीं होते हैं, सप्तक हमारे 3 से ज़्यादा होते हैं। मंद्र के और नीचे अति मंद्र, तार के और ऊपर अति तार, लोअर हायर, उससे भी आगे पीछे एक एक होते हैं। अति मंद्र के पीछे तार मंद्र, तो ये तो हो गए हमारे शुद्ध कोमल तीव्र स्वर, मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक और तार सप्तक। अब बात कर लेते हैं हम ताल में इस्तेमाल होने वाले सिंबल्स की। तो जब मैं आपको ताल पद्धति सिखाऊंगा, किसी एक पर्टिकुलर ताल का जब मैं ठेका लिखना सिखाऊंगा, किसी एक ताल के बारे में बताऊंगा, तब आपको ये सिंबल्स यूज़ होंगे जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। तो जो हमारी ताल की पहली मात्रा होती है, जहाँ पर गाने वाले को और बजाने वाले को आपस में मेल होता है, जहाँ पे वो आपस में मेल दिखाते हैं, वो हमारी पहली मात्रा होती है ताल की, वो कहलाती है सम। क्या कहलाती है? सम। इसको मैं चलो पार्टीशन कर देता हूँ बोर्ड का, ये मैंने ऐसा पार्टीशन कर दिया, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जो हमारी ताल की पहली मात्रा होती है वो कहलाती है हमारी सम। और सम क्या होता है कि भाई ताल की पहली मात्रा भी होती है, सम एक ऐसी मात्रा होती है जहाँ पे गायक और वादक, मतलब गीत गाने वाला और बजाने वाला, दोनों को अपने संगत को दिखाना होता है, दोनों को आपस में आकर उस पॉइंट पर मिलना होता है। वैसे तो साथ में पूरी ताल में ही मिल के चलते हैं, अगर कोई गायक ताल से भटक जाएगा तो वो ऑफ बीट कहलाया जाएगा। लेकिन सम एक ऐसी ताल होती है जहाँ पे दोनों को अपना मिलन जोर से दिखाना होता है। तो सम का जो हमारा चिन्ह है वो हमारा ये क्रॉस का। जब हम ताल की पहली मात्रा दिखाते हैं तो हम क्रॉस से दिखाते हैं, ये कहलाता है हमारा सम। उसी में ताल जब हम सीखेंगे तो ताल में ही एक मात्रा आती है खाली। खाली मतलब अब जैसा मान लीजिए मैं आपको 3 ताल का ठेका लगा के देता हूँ। 3 ताल का ठेका होता है धा धिन धिन धा, 4 मात्रा, धा धिन धिन धा, फिर 4 मात्रा, धा तिन तिन ता। अब ये सोचिए मैंने बाहर क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर हम बेस नहीं बजा रहे हैं, ये खाली है, ये ताली है, ये खाली है। तो ये जब हम ताल पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, तो मैं तभी बोल रहा हूँ कि ये पूरा लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो कुछ भी हम सीखेंगे, जो कुछ भी हम पढ़ेंगे, वो सब कहीं ना कहीं इसी से रिलेट करता होगा। तो जो हमारा खाली का साइन होता है, खाली भी एक तरीके की हमारी ताली ही होती है, बस उसमें बेस नहीं होता है। तो जो खाली का साइन होता है वो होता है हमारा 0 का। इसका साइन
अब जो हमारी ताल की मात्रा होती है भाई, 3 ताल है वो 16 मात्रा की है, कहरवा ताल है वो 8 मात्रा की है, रूपक है वो अलग मात्रा की है, ब्रह्मा ताल है वो 24 मात्रा की है, एक ताल है 12 मात्रा की है। तो जो हमारी ताल की मात्रा होती है वो हम दिखाते हैं गिनतियों से, मतलब नंबरों से, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो जो हमारी मात्रा है वो हम नंबरों से दिखाते हैं। जब मैं आपको आगे ताल पढ़ाऊंगा, ताल पद्धति पढ़ाऊंगा, तब मैं आप उस चीज़ को पूरा डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए आप ये सिंबल समझिए कि मात्रा जो है वो हमारी गिनतियों से दिखाई जाती है। अब बात कर लेते हैं विभाग की। विभाग क्या होता है? विभाग एक पर्टिकुलर ताल का पार्टीशन होता है। जैसे मान लीजिए हम 3 ताल की बात कर रहे हैं, 3 ताल 16 मात्रा की ताल है और 4 विभाग है, मतलब 16 डिवाइड बाय 4, तो 4 4 से 16, तो मतलब 4 मात्राओं का एक विभाग हो गया। एक विभाग में 4 मात्राएं आ गई। तो जो विभाग होता है वो पार्टीशन होता है। अब भाई पार्टीशन है तो जाहिर सी बात है एक सीधी सी लाइन होगी। तो विभाग का जो चिन्ह होता है वो होता है एक सीधी सी लाइन, ठीक है। ये एक सीधी लाइन होती है, इसके इधर ताल का बोल होता है, इसके इधर ताल का बोल होता है, और ये पार्टीशन होता है। अब विभाग की भी गिनती होती है। विभाग की जो गिनती होती है वो हम गिनतियों से ही काउंट करते हैं। वहाँ पे जो हमारी ताल की पहली मात्रा आती है वो होती है सम। तो जो हमारा ताल का पहला विभाग हुआ वो हम कहलाएगा सम, दूसरा विभाग कहलाएगा 2, फिर किसी ताल में तीसरा जो विभाग होता है वो खाली होता है, क्योंकि उस पर हमारी ताली जो होती है वो खाली के रूप में दिखाई जाती है। तो वो जब हम ताल पद्धति पढ़ेंगे, क्यों ये पर्टिकुलर मैं आपको ताल सिखाऊंगा, तब आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। अभी के लिए आप ये सिम्बल्स जो है स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा। अब हमारे विभाग हो गए। अब आगे हमारा मीड। मीड क्या है? मीड जो है जब हम गाते हैं तो पूरे गीत की सुंदरता को बढ़ाने के लिए यूज होता है मीड। मीड का साइन होता है स्वरों के ऊपर, स्वरों के ऊपर अर्ध चंद्र। इसका एग्जाम्पल आप ये ले सकते हो, पा और रे, ये 2 स्वर मैंने लिखे और पा से लेकर रे तक का मैंने एक अर्धचंद्र बना दिया। पा से लेकर रे तक का एक ये ऊपर दोनों स्वरों को मिलाते हुए अर्धचंद्र बना दिया। अब मीड का मतलब क्या है कि हमें पा से लेकर रे तक अटूट ध्वनि में जाना है, मतलब बिना अपनी आवाज़ को ब्रेक करे हमें पा से रे तक जाना है। अगर इसको मैं गा के बताऊं तो ये कुछ इस तरीके का साउंड करेगा, इस तरीके का। मतलब हम एक बिना ब्रेक की गई आवाज़ में हम पा से रे तक गए, तो ये मीड है, ठीक है। जब हम आगे राग करेंगे, गायन शैलियाँ पढ़ेंगे, तब इसका बहुत यूज़ होता है, तो गीत को सुंदर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मीड के बाद आता है हमारा मुर्की। मुर्की अब इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है मुर्की में। मुर्की में क्या होता है कि स्वरों के नीचे अर्ध चंद्र लगता है। मीड में हम स्वर के ऊपर लगाते हैं, मुर्की में हम स्वर के नीचे लगा देते हैं। जैसे गा लिखा और माँ लिखा, ये हमारी मुर्की हो गई। फिर आता है हमारा खटका। खटका खटका क्या होता है कि मान लीजिए हम कोई एक सुर गा रहे हैं और उस स्वर को गाने से पहले हम वो मूल स्वर पे गए, फिर उससे एक नोट पीछे नीचे वाले स्वर को लिया, फिर मूल स्वर को स्किप करके हमने उससे आगे वाला स्वर लिया, फिर
उसके बाद हम लौट के उस मूल स्वर पे आए तो वो कहलाता है खटका। अब खटके का सिंबल क्या होता है कि जो स्वर होता है हमारा कोष्टक में होता है, कोष्टक, कोष्टक को इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं। स्वर जो है हमारा कोष्टक में आ जाता है, कोष्टक कहलाता है ब्रैकेट। अगर मान लो मुझे पा पे खटका लगाना है तो मैं पा लिखूंगा और पा को ऐसा ब्रैकेट में कर दूंगा। मतलब जब हम पा गाएंगे तो पा के साथ हम माँ भी गाएंगे, फिर पा को स्किप करेंगे, हम धा भी दिखाएंगे और फिर पा पे आ जाएंगे। ये होता है खटका। इसका साइन होता है कि जो हम नोट होता है हमारा, जो स्वर होता है वो ब्रैकेट में होता है। खटके के बाद आता है हमारा कर्ण। कर्ण का मतलब होता है कि हम किसी एक सुर को गा रहे हैं, उसके साथ उसके आगे वाला या पीछे वाला कोई एक सुर का हल्का सा झलकी उसमें दिखा रहे हैं, बहुत हल्का सा उस सुर को छू कर आ रहे हैं, तो वो कहलाता है कर्ण। अब देखो नाम से बिल्कुल मतलब इससे सिंपल क्या ही हो सकता है कर्ण, कि हम किसी चीज़ का बहुत हल्का सा पार्ट जो है दिखा रहे हैं। कर्ण का जो पहचान होती है वो होती है स्वर के ऊपर, स्वर के ऊपर छोटा स्वर। मतलब अब मान लीजिए मैं ले रहा हूँ गा, गा मेरा मूल स्वर हो गया, मैं गा गा रहा हूँ, लेकिन मुझे गा में माँ का कर्ण दिखाना है तो मैं गा के ऊपर माँ कुछ इस तरीके से लिखूंगा। ये दिख रहा है आपको, गा के ऊपर मैंने माँ लिखा है, तो ये जो माँ है ये हमारा कर्ण स्वर है और गा हमारा मूल स्वर है, तो ये होता है भाई कर्ण का साइन। अब बात कर लेते हैं जब हम क्या कहते हैं किसी बंदिश में या किसी गीत में सिर्फ स्वर को आगे बढ़ा रहे हैं, बोल वही है, अभी बोल की बात ही नहीं हो रही है, केवल स्वर आगे बढ़ रहा है। स्वर आगे जिसे कहते हैं स्वर विस्तार, आगे बढ़ाना नहीं तो फिर बहुत ही अलग लैंग्वेज हो जाएगी। स्वर विस्तार के लिए समझिए, स्वर विस्तार। स्वर विस्तार मतलब हम कोई सुर गा रहे हैं या बजा रहे हैं तो उसका विस्तार कर रहे हैं आगे, उसको दोबारा नहीं गा रहे, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब मान लीजिए अगर मैं सा गा रहा हूँ तो मैं सा को मुझे आगे विस्तार करना, तो मैं ऐसे नहीं करूँगा सा सा सा, ये नहीं होगा। जब हम सा का विस्तार करेंगे तो ऐसे आएगा सा 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 सा, ये नहीं आएगा। जब हम सा का विस्तार करेंगे तो ऐसे ही आएगा सा। तो स्वर विस्तार के लिए स्वर के आगे डैश लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? डैश। ये जब हम स्वर विस्तार करेंगे तो कुछ इस तरीके का साइन करेगा ये। जब मान लीजिए मैंने सा लिखा और उसके बाद मैंने सा के आगे 2-3 डैश लगा दिए, जितने डैश लगाऊंगा मैं तो स्वर उतना आगे बढ़ेगा। मान लीजिए 1 डैश लगा है तो सा, 2 डैश लगे सा, 3 डैश लगे तो सा, ऐसा। ये हमारा स्वर विस्तार है। भाई बोर्ड में थोड़ी सी जगह नहीं बची है, फिर भी यहाँ पर एक ही चीज़ रह गई है, वही इसमें ही समझ लेते हैं। फिर आता है बोल विस्तार। यहाँ तो स्वर हो गया, अब आता है हमारा बोल विस्तार। जब हम किसी गीत के बोल का विस्तार करते हैं, बोल विस्तार, उसके लिए अवग्रह का इस्तेमाल करते हैं। स्वर के आगे अवग्रह। अब अवग्रह क्या है? चलो ये यहाँ पे जो है नहीं समझ पाओगे, मैं इसको यहाँ बताता हूँ। जब हम बोल विस्तार करते हैं, गीत का बोल का विस्तार करते हैं, बोल विस्तार, तो स्वर के आगे, स्वर के आगे
अवग्रह आ जाता है, अवग्रह। अवग्रह का जो साइन होता है वो होता है ये, मतलब उल्टा एस। अब भाई मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ या किसी गीत में एक शब्द है, एक बोल है श्याम, नॉर्मल श्याम लिखेंगे। अगर हम नॉर्मल श्याम बोलेंगे तो हम श्याम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यह हमारा बिल्कुल सिंपल श्याम हो गया। अब हमें क्या करना है, या का अवग्रह लगाना है, हमने श्याम का विस्तार करना है, हमने श्याम को श्याम करना है, श्याम करना है, ठीक है, श्याम और श्याम। तो या बड़ा ना, तो हम क्या करेंगे, बोल क्या है, जो बोल का विस्तार हो रहा है उस बोल के आगे अवग्रह लगा देंगे। भैया हमने श्याम लिखा, श्याम, अवग्रह लगा और माँ, तो ये हो गया हमारा श्याम। जितने अवग्रह लगेंगे उतना बढ़ता चला जाएगा। 2 अवग्रह लग गया तो श्याम, श्याम, श्याम। जितने अवग्रह लगेंगे उतना जो है ये बढ़ता चला जाएगा। तो बोल विस्तार के लिए हमारे अवग्रह का यूज होता है, अवग्रह का साइन होता है उल्टा, ऐसा आप इसको बोल सकते हो। तो ये हमारे कुछ बेसिक सिंबल हैं जो कि ज़्यादातर यूज होते हैं। शुद्ध स्वर के लिए कोई साइन नहीं होता, कोमल स्वर के लिए नीचे स्वर के पड़ी पाई होती है, तीव्र स्वर के लिए स्वर के ऊपर खड़ी पाई होती है। मंद्र सप्तक के लिए कोई साइन नहीं होता, मंद्र सप्तक के लिए नीचे डॉट होता है, तार सप्तक के लिए ऊपर डॉट होता है। सम क्रॉस होता है, खाली 0 होता है, मात्रा के लिए हम काउंटिंग लिखते हैं। विभाग के लिए ये साइन होता है, ये जो लाइन है ये बोल नहीं है, साइन लाइन है उसका साइन केवल, बीच में एक पार्टीशन, विभाग मतलब पार्टीशन। मीड के लिए स्वरों के ऊपर आधा चंद, मुर्गी के लिए स्वरों के नीचे आधा चंद, अपोजिट है बिल्कुल। खटका ब्रैकेट, मतलब खटका दिखाने के लिए हम स्वर को ब्रैकेट में लिखेंगे। कर्ण, स्वर के ऊपर छोटा स्वर, जो स्वर को हम कर्ण ले रहे हैं वो स्वर हम छोटे तरीके से लिख देंगे मूल स्वर के ऊपर। फिर स्वर विस्तार, स्वर विस्तार मतलब स्वर के आगे डैश, सा है तो सा, जितने डैश उतना विस्तार, या जितना विस्तार उतने डैश। बोल विस्तार के लिए हम बोल के आगे अवग्रह लगाते हैं, अवग्रह मतलब उल्टा एस। तो ये हमारी स्वर लिपि पद्धति है जो कि हमारी भातखंडे स्वर लिपि पद्धति कहलाती है, नॉर्थ इंडिया में यूज़ की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आज का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, उसके बाद अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो साथ साथ करते चले आ रहा तो और बढ़िया बात है। तो ये थी भाई स्टूडेंट्स हमारी आज का लेसन 3, जिसमें हमने सीखा हिंदुस्तानी स्वर लिपि पद्धति, भातखंडे स्वर लिपि पद्धति जिसे बोला जाता है, उसमें हमारे कौन कौन से सिंबल्स यूज़ करते हैं, तो हमने वो सब पढ़ लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये सब अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे आगे के लेसन्स में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। फिलहाल इसी तरीके के म्यूज़िक के क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल सिनाल 301 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर आप म्यूज़िक को ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी सीखना चाहते हैं तो मेरा कोचिंग सेंटर का एड्रेस है राजेंद्र नगर में, आप बाकी बिहारी मंदिर आ जाइए। बाकी बिहारी मंदिर के पास है इंदिरा नगर में भटनागर कंप्यूटर क्लासेस। भटनागर कंप्यूटर क्लासेस के 2nd फ्लोर पर आपको मेरी कोचिंग सेंटर मिल जाएगा जिसका नाम है रिदम म्यूजिकल क्लासेस। तो आप मुझसे आकर यहाँ पर डायरेक्ट ऑफलाइन भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, हम ऑलरेडी ऑफलाइन एक बैच चला रहे हैं और नया बैच हम दोबारा से नए बैच के लिए एडमिशन ले रहे हैं। तो नए बैच में एडमिशन लेने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ आकर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझसे ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये क्लास पसंद आई है, तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सिनाल 301 को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सिनाल 301 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।